नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। उचाना में भगत सिंह की 33 फुट ऊंची प्रतिमा की जाएगी स्थापित, दुष्यंत चौटाला ने की घोषणा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए A तथा B श्रेणी में खिलाड़ियों के लिए 3% कोटे को पुनः बहाल करवाया जाएगा। वहीं उचाना में शहीद आजम भगत सिंह की 33 फुट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। डिप्टी CM शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर उचाना में आयोजित मैराथन दौड़ के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गाँव नगोरा से बधाना तक बनी सड़क पर नामांकन शहीद कैप्टन पवन कुमार के नाम से कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शहीदों की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। राष्ट्र हमेशा इनका ऋणी रहेगा। आहिर रेजिमेंट की मांग पर एक सुर में नजर आए पक्ष और विपक्ष के नेता दे रहे हैं मांग को समर्थन। आजादी से पहले और आजादी के बाद मातृभूमि की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अहिरवाल क्षेत्र में कुछ समय पूर्व सेना में आहिर रेजिमेंट के गठन की मांग इस समय पूरा जोर पकड़ चुकी है। इस मांग को लेकर दलगत और जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता भी एक सुर में नजर आने लगे हैं। बुधवार को गुरुग्राम के खेड़की दोला टोल नाके पर समूचे अहिरवाल क्षेत्र से बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने केंद्र सरकार को एक बड़ा संदेश देने का काम कर दिया है। राव इंद्रजीत सिंह शुरू से ही अहिरवाल रेजिमेंट के गठन की मांग करते आ रहे हैं, तो वहीं कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पहली बार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाकर प्रदेश सरकार से मांग की थी कि वह इसके लिए केंद्र सरकार से बात करे। तो वहीं गुरुग्राम में धरना शुरू करने के बाद पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव व पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह समेत अधिकांश नेता इस मांग का समर्थन कर चुके हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व उनके विधायक बेटे चिरंजीव राव भी अहिर रेजिमेंट की मांग करते रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर संसद में अहिरवाल क्षेत्र की इस मांग को उठाने का काम कर दिया है। देखना यह है कि जोर पकड़ती अहिरवाल की यह मांग आखिर कब रंग लाएगी। सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग भी कई वर्षों से चल रही है, परंतु केंद्र सरकार की ओर से इस मांग पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। इसके पीछे तर्क यह रहा है कि जाति के आधार पर अब रेजिमेंट का गठन नहीं किया जा सकता। अब इस मांग ने नए सिरे से जोर पकड़ लिया है। गुरुग्राम में शुरू किए गए आंदोलन की गूंज ने समूचे अहिरवाल क्षेत्र को एकजुट करने का काम कर दिया है। शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, आज हमें देश के लिए मर मिटने की जरूरत नहीं है, बल्कि देश के लिए जीने की जरूरत है। हम सभी को समाज में व्याप्त कुरीतियों व देश विरोधी ताकतों को समाप्त करने के लिए संकल्प लेना होगा। मुख्यमंत्री शहीदी दिवस के अवसर पर सेक्टर 7 पंचकुला में शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास करने उपरांत उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व मनोहर लाल ने शहीद भगत सिंह चौक सेक्टर 15 स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल तथा उपायुक्त श्री महावीर कौशिक भी उपस्थित रहे। वहीं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि जो देश और समाज अपने गौरवशाली इतिहास के पूर्वजों को याद नहीं रखता, वह समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप जैसे वीरों की गौरव गाथाओं से परिचित करवाने की आवश्यकता है, ताकि वे ऐसे वीरों के बलिदानों से प्रेरणा लेकर देश के नव निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। आजादी के 75वें साल में शहीदी दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने पंजाब स्थित उनके पैतृक गांव खटखट कला पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने भगत सिंह की समाधि पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें नमन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे शहीदों के बलिदान की वजह से ही हमारे देश को आजादी मिली और आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इसलिए शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो देश अपने शहीदों को याद नहीं रखता, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। शहीदों का सम्मान करने वाला समाज हमेशा प्रगति करता है। इस मौके पर उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद मनीष तिवारी, विधायक प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, विधायक बीबी बत्रा, विधायक विक्रमजीत सिंह समेत बड़ी संख्या में अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, प्रदेश के सभी खेल स्टेडियम की कमियों को दूर किया जाएगा। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी खेल स्टेडियम की कमियों को दूर किया जाएगा। इन खेल प्रांगणों में गेम के हिसाब से तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस सभी खेल प्रांगणों की खामियों का खाका तैयार किया जाएगा। इस योजना के बाद खेल प्रांगणों को चकाचक कर दिया जाएगा। अहम पहलू यह है कि मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनोहर लाल ने इस वित्त वर्ष के लिए ऐतिहासिक 540.50 करोड़ रुपए का बजट पारित करने का काम किया है। सरकार ने गाँव गाँव में खेल नर्सरी
नर्सरियां खोलने का भी निर्णय लिया है। इस साल सरकार की तरफ से 1100 खेल नर्सरियां खोली जाएंगी। इसके अलावा खेल आवासीय अकादमी योजना में 10 डे बोर्डिंग्स और 8 आवासीय अकादमियां खोलने का भी लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से गाँव में छिपी खेल प्रतिभाओं को इसके माध्यम से निखारने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अब स्कूलों में प्रवेश उत्सव, घर घर जाकर शिक्षक करेंगे अभिभावकों को बच्चे के दाखिले के लिए जागरूक। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर कमर कस ली है। अब स्कूलों में प्रवेश उत्सव के माध्यम से स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चे दाखिलों के लिए अभिभावकों के समक्ष स्कूलों में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारियां दी जाएंगी, ताकि बच्चे निजी स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकें। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने इस बार भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर प्रवेश उत्सव का आयोजन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही उक्त कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली सुविधाओं का अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार करने के लिए कुछ राशि का भी बजट जारी कर दिया है। विभाग द्वारा भेजी गई राशि को पंपलेट, बैनर व अन्य प्रचार प्रसार आदि पर खर्च किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, मसलन डिजिटल बोर्ड के अलावा हवादार कमरे व बेहतरीन पढ़े लिखे शिक्षक के अलावा अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। यह अभियान कक्षाओं की परीक्षा खत्म होते ही चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का दाखिला करवाया जा सके। किसानों को बिजली निगम की सलाह, फसल कटाई के दौरान ये सावधानियां जरूर बरतें। जरूरत पड़ने पर 1912 यानी 1912 पर भी कॉल कर सकते हैं। प्रदेश में गर्मी को लेकर तैयारी चालू कर दी गई है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के पदाधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे ट्रांसफार्मर से अपनी फसल को पर्याप्त दूरी पर लगाएं। गर्मी में कई बार तेज हवा के कारण पोल के पास कंडक्टर टकराने या फिर ट्रांसफार्मर के पास चिंगारी निकलती है। गर्मी के मौसम में फसल सूखी स्थिति होने या फिर पत्तियां सूख जाने की वजह से आग लगने का अंदेशा बना रहता है। सावधानियां बरतने से हादसों पर नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसे में सावधानी रखकर हादसों को टाला जा सकता है। गेहूं आदि की फसल को नुकसान न हो, इस ओर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि बिजली संबंधी मेंटेनेंस के कार्य को और मदद के लिए 1912 यानी 1912 या फिर बिल में छपे वितरण केंद्र के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली निगम की टीमें भी गाँव में जाकर किसानों को सुरक्षा एवं बचाव के लिए जागरूक कर रही है। सूरजकुंड मेले में जाना पसंद नहीं कर रहे लोग, चौथे दिन भी मायूस नजर आए स्टॉल संचालक। फरीदाबाद स्थित 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के चौथे दिन स्टॉल संचालक मायूस नजर आए। दरअसल फरीदाबाद में 35वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन 19 मार्च से किया जा रहा है, जो कि 4 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इस बीच 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी सूरजकुंड मेले में लोगों की भीड़ नजर नहीं आ रही है। स्टॉल संचालकों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। स्टॉल संचालकों का कहना है कि गर्मी की वजह से और फरवरी की जगह मार्च में लगाए जाने की वजह से सूरजकुंड में इस बार लोगों की भीड़ नजर नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार सूरजकुंड मेले में वे अपने स्टॉल की रकम भी वसूल नहीं कर पाएंगे। वहीं जब मेला घूमने आए कुछ लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एक तो गर्मी बहुत है और दूसरा पार्किंग की व्यवस्था सही नहीं लग रही है। लोगों का कहना है कि यदि 4 घंटे से अधिक समय पार्किंग में गाड़ी खड़ी रहती है तो उसके डबल चार्ज वसूल किए जा रहे हैं। एसआई भर्ती का संशोधित परिणाम जारी, अंगूठे का निशान नहीं मिलने पर बाहर हुए 32 अभ्यर्थियों का चयन, तो वहीं 19 चयनित बाहर। एसआई भर्ती परीक्षा से लेकर परिणाम तक में विवादों में रही है। आयोग की ओर से 400 पुरुष और 65 महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए जून 2021 में आवेदन मांगे गए थे। 26 सितंबर और 13 अक्टूबर को इसके लिए परीक्षा ली गई थी। शुरू से ही विवादित रही पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की भर्ती में एक और नया मोड़ आ गया है। बुधवार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। इसमें पहले अंगूठे के निशान नहीं मिलने के चलते बाहर हुए 32 युवाओं को वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी देखने के बाद चयनित सूची में शामिल किया गया है, तो वहीं पहले से चयनित 19 अभ्यर्थियों को सूची से बाहर कर दिया गया है। वहीं आयोग के चेयरमैन ने दावा किया है कि आगामी 3 दिन में चयनितों की नियुक्ति कराई जाएगी। मौसम अपडेट, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 26 मार्च तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना, बारिश के आसार नहीं। मार्च के महीने में ही संपूर्ण उत्तरी मैदानों राज्यों के साथ साथ पहाड़ी पठारी यहां तक कि तटीय मैदानों में बढ़े हुए तापमान में भीषण गर्मी से आमजन और समस्त जीव परेशान है। लेकिन अगले 2 से 3 दिन तक लगभग संपूर्ण मैदानी राज्यों खासकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, विशेषकर जिला महेंद्रगढ़ आंशिक रूप से गर्मी से राहत मिलने वाली है। एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की वजह से पाकिस्तान के भावलपुर व पश्चिमी राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवाती सर्कुलेशन बनने के कारण
पछुआ पवनों का मिलन दक्षिण पूर्वी पवनों से होकर आधे से ज्यादा हरियाणा के जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोहना, तावड़ू, एनसीआर, दिल्ली पर आंशिक बादलवाई देखने को मिल रही है। लेकिन कमजोर मौसमी प्रणाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से संपूर्ण इलाके में बारिश होने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। संपूर्ण इलाके में आंशिक रूप से 26 मार्च तक गर्मी व गर्म हवाओं से राहत मिलने वाली है। इसके बाद ही यानी 27 मार्च को प्रति चक्रवाती सर्कुलेशन शक्तिशाली सिस्टम में तब्दील होकर राजस्थान पर फिर से वापस होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है, जिसकी वजह से संपूर्ण मैदानी राज्यों में साथ साथ हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में भीषण गर्मी अपने तीखे तेवरों से आगाज करेगी। हरियाणा सरकार का पशुपालकों को तोहफा, किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर दी जाएगी आर्थिक सहायता। हरियाणा सरकार में पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। अब किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर अब पशुपालकों को पशुपालन में सहयोग के रूप में बैंक से आर्थिक सहायता दिलवाई जाएगी। इस योजना के तहत पशुपालन विभाग दुधारू पशुओं के लिए 1,60,000 रुपए तक के ऋण पर बैंक से दिलवाएगा। बता दें कि कई पशुपालक आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वे अपने पशुओं का पालन पोषण करने में असमर्थ होने पर पशुओं को बेच देते हैं। ऐसे पशुपालक किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान करने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जरूरतमंद पशुपालक किसान बैंक से पशुओं का ऋण ले सकते हैं ताकि वे अपने पशुओं का ठीक ढंग से पालन पोषण कर सकें। कोरोना प्रतिबंधों से मिलेगी आजादी। 31 मार्च से देश में खत्म हो जाएगी महामारी के चलते लगी पाबंदियां। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगी जरूरी। देश में जल्द ही कोरोना महामारी के चलते लगी पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लगे सभी मौजूदा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 31 मार्च से कोविड-19 में लगे सभी सुरक्षा उपायों के लिए अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर अभी भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। यह आदेश 31 मार्च से लागू होंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कोरोना के हालात काबू में है। केंद्र ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फ्रांस और जर्मनी में ओमिक्रॉन BA.2 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत इस बीमारी से निपटने के लिए काफी बेहतर स्थिति में है। भारत में वैक्सीन अभियान मजबूती से चल रहा है और भारत में अभी 12 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लग रही है। मार्च महीने में देश में कोरोना के सिर्फ 23,913 मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा। आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं दाम। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। तेल कंपनियों ने कीमतें लगातार दूसरे दिन भी बढ़ा दी हैं। बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे तो वहीं मुंबई में 85 पैसे बढ़ा दिए गए। इस बढ़ोतरी के बाद अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल सबसे सस्ता यानी 84 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल 78 रुपए 52 पैसे मिलेगा। महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल 114 रुपए 80 पैसे तो डीजल 97 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मंगलवार को भी डीजल पेट्रोल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। वहीं घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया था। रूस यूक्रेन जंग के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण तेल कंपनियों पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने को लेकर दबाव बना हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल 20 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं। पंजाब सरकार का एंटी करप्शन नंबर जारी। सीएम मान बोले कोई रिश्वत मांगे तो ऑडियो या वीडियो 9501200200 नंबर पर भेजें, मंत्री को भी नहीं बख्शेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 9501200200 जारी कर दिया है। यह व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए लोग रिश्वत मांगने या फिर लेने की ऑडियो या वीडियो भेज सकते हैं। सीएम मान ने कहा है कि सभी लोग इस हेल्पलाइन नंबर को अपने पास नोट कर लें। साथ ही उन्होंने लोगों से यह भी अपील की है कि इस नंबर पर सिर्फ भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें दर्ज करें। उन्होंने कहा कि अगर कोई रिश्वत लेता है या काम के बदले कमीशन मांगता है तो उसकी ऑडियो या वीडियो इस नंबर पर मुझे भेज दें। इस पर आने वाली शिकायत की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम की एंटी करप्शन एक्शन लाइन के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है जो कि इस पर आने वाली सभी शिकायतों पर नजर रखेगी। इन शिकायतों को तुरंत आगे कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। व्हाट्सएप पर शिकायत मिलने के बाद पहले ऑडियो और वीडियो की सत्यता की जाँच की जाएगी। अगर यह सही पाई जाती है और अफसर पर कसूरवार हो तो इसके खिलाफ सीएम ऑफिस से ही कार्रवाई के आदेश जारी किए जाएंगे। इससे पहले सीएम मान ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बरसी पर हुसैनीवाला स्मारक और खटखट कला जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
सरकारी नौकरी अपडेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 303 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 18 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 303 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यहां आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाना होगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रेड बी अधिकारी के 294 पदों और विज्ञापन के अनुसार सहायक प्रबंधक के 9 पदों समेत कुल 303 पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जाना है। इस बैंक ने विभिन्न विभागों में ग्रेड बी अधिकारियों के खाली पदों और सहायक प्रबंधक के खाली पदों पर भर्ती के लिए संयुक्त विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की शुरुआती तारीख की बात करें तो 28 मार्च 2022 है, तो वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2022 है। परीक्षा की तारीख 28 मई से लेकर 6 अगस्त 2022 तय की गई है। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।